नाज़रीन, अर्थक्वेक्स और सुनामी के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सी खतरनाक तस्वीर का इमेज बनता है, जिनसे हम हर तरफ तबाही इमेजिन करते हैं। जिनसे बचना वैसे तो किसी के बस की बात ही नहीं, और पास्ट में देखा जाए तो इस दुनिया में जापान ही वो वाहिद कंट्री है जो सबसे ज्यादा ऐसी कुदरती आफात की लपेट में रहा है। और अफसोस की बात है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसका इंडिकेशन जापान को बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग दे रही है। और पिछले 1300 सालों में ही देखा जाए तो करीब 143 सुनामी जापान पर हमला कर चुके हैं, जिनके नतीजे में अभी तक 1,30,874 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे खतरनाक ईयर 1741 में आया, जिसमें सुनामी की वेव्स 90 मीटर्स ऊंची थी। और सिर्फ 2022 में ही 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। हत्ता कि कई बार एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक्स भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक्स इतने कॉमन है कि यहाँ पर स्काई स्कैपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी होता है। जबकि 2000 से लेके 2023 तक जापान 5 मरतबा छोटे बड़े सुनामी को बर्दाश्त कर चुका है, जिनमें 2001 वाला सबसे ज्यादा जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समुंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनट तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मैसिव जायंट सुनामी ने जन्म लिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक, जबकि जापान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुई, इसने समुंदर में 55 मीटर या फिर 180 फीट ऊंची लहर पैदा। पानी की लहरें 700 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से सेंटाई सिटी में दाखिल हुई और कोस्ट से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची। सुनामी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा सेंटाई सिटी के रेजिडेंट्स को सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी। इनमें हजारों लोगों को भागने का मौका भी न मिल सका। इस वाक़े की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हुए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ क़यामत का आलम था तो दूसरी तरफ यहाँ फुकुशिमा डाची न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल 235 अरब डॉलर्स की चोट पहुंचाई, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन। पैसिफिक ओशन का ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में 90% अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक eruption और सुनामी का बाहिस बनता है। ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। और बदकिस्मती है जापान की, वो बिल्कुल इस रिंग के बेल्ट पे आता है। यही वजह है कि यहाँ हर आए दिन अर्थक्वेक्स और हर आए साल टाइफून या फिर सुनामी का हमला होता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है, और वो ये है कि पूरे जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ है, और जो 30% फ्लैट सरफेस है वो ज्यादातर सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही मौजूद है, जहाँ पर सुनामी का खतरा हर वक्त मंडला रहा होता है। पहाड़ों पर पूरे शहरों को शिफ्ट करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटीज को बचाने के लिए जापान पिछली सदी से मेहनत कर रहा है, और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने अपने हाई रिस्क एरियाज को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल्स बनाई है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि सी वॉल्स काफी अरसे से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही है। 1896 और 1933 में भयानक टाइफून ने जापान के टेरोनामी गांव पर हमला किया था, लेकिन इसके बाद ये गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम की एक आला तरीन मिसाल बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वॉल्स खड़ी करके गांव को समुद्री लहरों से काफी हद तक बचा लिया। इसके बाद जापान की दूसरी कोस्टल सिटीज में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 वाली सुनामी इन दीवारों से भी कई ज्यादा बड़ी थी। सी वॉल जो सिर्फ 10 मीटर ऊंची वेव्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, सुनामी की लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थी। इन 10 मीटर की दीवारों ने बेशक सुनामी की लहरों को काफी हद तक रोका, लेकिन कई मकामात पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ही उखाड़ दिए। सी वॉल्स को और ज्यादा ऊंचा और लंबा करने का फैसला किया। इस काम के लिए 1200 करोड़ डॉलर्स अलग किए गए, और फैसला किया गया कि ईस्टर्न कोस्ट पे 400 किलोमीटर लंबी 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली
दीवारों से करीब 5 मीटर ऊंची, जबकि इनकी फाउंडेशन जमीन में 25 मीटर अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत किए हुए। इनकी चौड़ाई भी पहले से काफी ज्यादा रखी गई और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन खासतौर पर सुनामी वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामी पैदा की, जिससे इंजीनियर्स ने हर तरह के वेव पैटर्न पर वाल्स को टेस्ट किया और एक वाइब्रेटर की मदद से 2011 जैसा अर्थक्वेक्स पैटर्न पैदा किया गया। वेव्स कितनी बड़ी होगी तो कितना प्रेशर जनरेट करेगी, ये सब पहले सिमुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया। सिमुलेटर पे नोटिस किया गया 2011 सुनामी की लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि इसने फ्लड यानी सैलाब की सूरत में आगे ट्रेवल किया। और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि सी वाल्स ने काफी हद तक वेव्स का प्रेशर तोड़ दिया। सिमुलेटर पे टेस्टिंग के बाद सी वाल्स को अब कर्व शेप में डिजाइन किया गया है, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि पानी जब सी वाल से टकराएगा तो इसका कर्व शेप लहर को वापस यू टर्न करवाएगा और ऐसे एक लहर वापस पलटकर पीछे से आने वाली दूसरी वेव का प्रेशर तोड़ेगी। सुनामी की वेव्स के प्रेशर को तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ वाल्स ही नहीं बनाए, बल्कि हॉटस्पॉट लोकेशन के करीब समुद्र में ब्रेक वाटर भी बनाए गए हैं। जब लहरें कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं तो पहले ये ब्रेक वाटर इनका प्रेशर तोड़ता है, इसके बाद ये 15 मीटर ऊंची वाल्स। दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज इस सी वाल से खासी तंग है, क्योंकि कई मकामात पर ये वाल्स 4 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची हो जाती हैं, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी जेल में बंद है। कुछ लोगों को डर है जापान इन सी वाल्स की वजह से अपने टूरिस्ट खो बैठे। जापान ने सुनामीज को 2 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 1 सुनामी जो हर 50 से 60 सालों में आता है, इनकी लहरें 15 मीटर तक ऊंची होती हैं और इन्हीं के लिए ये दीवारें बनाई गई। लेकिन लेवल 2 सुनामी जो कई 100 साल या 1000 साल में एक मर्तबा आता है, ये सी वाल्स अकेली इसको भी नहीं रोक पाएंगी। इसके लिए हॉटस्पॉट लोकेशंस पर सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाए जाएंगे। इन पार्क्स में दरख्तों की एक दीवार होगी जो ना सिर्फ सुनामी के प्रेशर को तोड़ेगी, बल्कि पानी जब वापस समुद्र में जाता है तो अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी लेकर जाता है। दरख्तों के तने मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को रोकने का काम भी करेंगे। जापान की सी वाल इंजीनियरिंग का एक हैरान कुन कारनामा है और तबाहकुन सुनामी का सामना करने में किसी हद तक फायदेमंद भी। अपने आप को कुदरती आफत से बचाने के लिए जापान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही जापान इस हकीकत से भी आगाह है कि ये सी वाल कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग समुद्रों के लेवल को दिन ब दिन बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और अर्थक्वेक्स एक रोज का मामूल बन चुके हैं। जापान को अच्छी तरह मालूम है ये जायंट स्ट्रक्चर इसको कुदरती आफत से 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगा। 12 अरब डॉलर का खर्चा करके असल में जापान ने अपने लोगों के लिए टाइम खरीदा है, ताकि जब ये दीवार वेव्स के प्रेशर को तोड़ेगी तब तक लोगों को वहां से निकलने का टाइम मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं नादरीन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो।